बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 11 बीज गणित। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 5। बच्चों आज हम प्रश्नावली 11.5 के प्रश्न देख संख्या 1 से 2 तक के सभी सवाल हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि समीकरण क्या होता है। प्रश्नावली को हल करने से पहले हम ये जानेंगे कि समीकरण क्या होता है, किसी समीकरण का हल किस प्रकार निकाला जाता है। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ रखना है और सभी प्रश्नों को हल करना है। बच्चों देखो, सबसे पहले समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? हमें बीजीय व्यंजक तो पता है कि बीजीय व्यंजक चर और अचर संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन समीकरण क्या होता है? तो एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है जो चर के केवल एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट हो। चर संख्या के लिए एक ऐसा प्रतिबंध जो चर के सिर्फ एक मान के लिए संतुष्ट करता हो, एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट हो, तो वह समीकरण कहलाता है। बच्चों समझ में आया सभी को? जिस प्रकार देखो x + 3 = 7। यहाँ x क्या है? x का मान निश्चित संख्या है और प्रतिबंध क्या दे रखा है कि x में 3 जोड़े तो कितना आना चाहिए बच्चों? 7 आना चाहिए। तो इस प्रतिबंध के लिए सिर्फ x का एक निश्चित मान है, जहाँ x बराबर क्या आएगा? x बराबर 4 आएगा, क्योंकि 4 में 3 जोड़ते हैं तभी 7 आएगा और x के किसी मान के लिए 7 नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों x का मान 4 एक निश्चित संख्या हो गई, तो x + 3 = 7 एक समीकरण है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि कौन से समीकरण है या कौन से नहीं है। तो जिसके लिए x का एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा हो वह तो समीकरण होगा, और जिसके लिए नहीं हो वह नहीं होगा। x क्या है बच्चों? यहाँ चर संख्या है, कुछ भी हो सकता है चर संख्या। x, y, z, a, b, c, d, e, f, किसी भी अल्फाबेट को हम चर संख्या ले सकते हैं। तो बच्चों समीकरण समझ में आया सभी के? अब देखो आगे समीकरण का हल। किसी भी समीकरण का हल किस प्रकार निकाला जाता है? बच्चों देखो, समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। किसी भी समीकरण में अगर चर का कोई मान रखने पर समीकरण संतुष्ट होता हो, यानी इक्वल टू के बाईं तरफ का भाग और दाईं तरफ का भाग अगर बराबर आ जाए, जैसे बच्चों देखो x - 3 = 11, यहाँ ये भाग तो कहलाएगा बायां भाग। कौन सा भाग है बच्चों? बायां भाग। और बराबर के इधर वाला भाग होता है दायां भाग। बच्चों समझो, देखो किसी भी समीकरण में 2 भाग होते हैं, बराबर के इस तरफ का बायां भाग और इधर वाला दायां भाग, और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? LHS और RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने से क्या तात्पर्य है बच्चों? कि अगर x की कोई वैल्यू रखने पर बाएं भाग का मान दाएं भाग के मान के बराबर आ रहा है, तो वह चर का मान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वही संख्या समीकरण का हल कहलाएगी। जो हमने चर का मान रखा वही क्या कहलाएगा? समीकरण का हल कहलाएगा। बच्चों देखो x - 3 = 11 है। अब x की जगह क्या रखें कि उसमें से 3 घटाने पर 11 प्राप्त हो? तो बच्चों 14 ऐसी संख्या है जिसमें से 3 घटाएंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ x = 14 रखने पर समीकरण का बायां भाग व दायां भाग समान आ जाता है। देखो बच्चों 14 रखो, यहाँ 14 - 3, ये तो हो गया बायां भाग। कितना आया? 11 के बराबर। 14 में से 3 गया तो 11, और दाएं भाग में भी क्या है? 11। तो बच्चों बायां भाग किसके बराबर हो गया? दाएं भाग के। तो इसलिए x = 14 समीकरण का एक हल हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं? समीकरण का हल कौन सा होता है? कि चर संख्या का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर हो जाए, तो वही संख्या समीकरण का हल कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे प्रश्नावली 11.5। सबसे पहले प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण के हैं। अर्थात हमें यह बताना है कि हमें ABCD दिए हुए हैं, इनमें से कौन से समीकरण हैं। और चर संख्या वाले समीकरण कौन से होते हैं? जिनमें चर संख्या हो और x का एक निश्चित मान प्राप्त हो, वही समीकरण कहलाता है। और सकारण उत्तर दीजिए। हमें कारण भी बताना है कि क्यों समीकरण है और क्यों नहीं है। समीकरणों में संबंध चर भी लिखिए
और समीकरण में जो चर संख्या दी हुई है उसका मान भी रखना है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले ए देखो, ए में क्या दिया हुआ है, 17 बराबर x प्लस 17। तो यहाँ x का क्या मान रखें कि दोनों भाग बराबर हो जाए, यानी बायां भाग और दायां भाग। तो बच्चों अगर x की जगह मैं 0 रख दूं, x की जगह 0 रखने पर क्या आएगा, 17 बराबर 0 प्लस 17, यानी 17 बराबर 17। तो x का एक निश्चित मान 0 रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी बायां भाग दायां भाग बराबर होते हैं। तो ये एक समीकरण है और इसमें चर संख्या क्या है, x है। तो हम लिखेंगे यह x चर के लिए समीकरण है। क्या है बच्चों, समीकरण है। ये पूछा है कि समीकरण है या नहीं है, तो हम कहेंगे x चर के लिए समीकरण है। और कारण देना है तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, इसलिए यह एक समीकरण है। ऐसे b देखो, इसका b क्या दिया हुआ है, t माइनस 7 बड़ा है 5 से। t माइनस 7 क्या हो जाएगा, बड़ा है 5 से। लेकिन यहाँ क्या t का कोई निश्चित मान प्राप्त हो रहा है हमें। बच्चों यहाँ चर संख्या तो है t, लेकिन क्या t का कोई बड़ा ऐसा मान प्राप्त हो रहा है जिसमें से 7 घटाएं तो 5 से बड़ा आना चाहिए। बच्चों देखो, जैसे मैं t बराबर 13 रखूं, तो 13 रखने पे क्या आएगा, 13 माइनस 7 बड़ा होगा 5 से। सही बात है। लेकिन मैं t की जगह 14 रख दूं तो भी 5 से बड़ा होगा, 15 रख दूं, 16 रख दूं, ऐसे बढ़ाते हुए संख्या को अनंत तक ले जाऊंगा तो भी हमें इसका मान हमेशा 5 से बड़ा ही प्राप्त होगा। इसलिए t का कोई एक निश्चित मान नहीं आ रहा, इसलिए हम कहेंगे कि यह चर संख्या तो है लेकिन समीकरण नहीं है। हम लिखेंगे यह समीकरण नहीं है, क्योंकि t का निश्चित मान नहीं है। ठीक है बच्चों, t का निश्चित मान नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। बच्चों समझ में आया सभी के। अब देखो आगे b समझ में आ गया। इसका c देखो, c क्या है, 4/2 बराबर 2। 4/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 2। तो ये मान तो संतुष्ट हो रहा है, लेकिन क्या ये समीकरण है। बच्चों इसमें चर संख्या ही नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। जब तक किसी व्यंजक में चर संख्या नहीं होगी तब तक वह समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि समीकरण होता है तभी तो उसका हल ज्ञात किया जाता है। तो इसमें चर संख्या ही नहीं है तो हम समीकरण नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे यह समीकरण नहीं है। क्योंकि इसमें चर संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ चर संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए। सी सभी के समझ में आया, सी वाला, क्योंकि इसमें चर संख्या नहीं है इसलिए यह समीकरण भी नहीं है। अब देखो डी, क्या डी एक समीकरण है। बच्चों डी में आपको क्या चर संख्या दिख रही है, देखो बच्चों यहाँ 7 है, 3 है, 13 है, 8 है, कोई भी चर संख्या मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यह भी समीकरण नहीं है। तो यह समीकरण नहीं है क्योंकि चर संख्या उपस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, यह भी एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर संख्या कोई भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब ई क्या दे रखा है, 5 गुणा 4 माइनस 8 बराबर 2x। अब यहाँ देखो x एक चर संख्या दी हुई है, लेकिन क्या ये समीकरण है, क्या हमें x का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो 5 को 4 से किया तो 20 माइनस 8 बराबर 2x। 20 में से 8 गए तो बच्चों 12 बराबर 2x। अब बच्चों 2 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इसको 2 से गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो बच्चों 6 को 2 से गुणा करते हैं तो 12 आता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 6। तो x बराबर 6 के लिए क्या आ गया, 12 बराबर 2 गुणा 6, यानी 12 बराबर 12। ठीक है बच्चों, समीकरण संतुष्ट हो रहा है x बराबर 6 के लिए। तो केवल x बराबर 6 से ही मान आएगा, बाकी किसी संख्या से नहीं आएगा, इसलिए हमें x का एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। तो हम कहेंगे ई एक समीकरण है, किसके लिए, चर x के लिए। तो चर x के लिए समीकरण है। और क्यों है बच्चों,
क्योंकि यहाँ x का एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ये सबके समझ में आया? अब देखो आगे f x - 2 बराबर 0। तो यहाँ भी चर उपस्थित है x। अब x का ऐसा क्या मान रखें जिसमें से 2 घटाने पर 0 आ जाए? बच्चों किस संख्या में से 2 को कम करने पर 0 आता है? तो बच्चों अगर x बराबर 2 रखें, देखो x बराबर 2 रखो x की जगह, तो 2 - 2 बराबर 0। तो 2 में से 2 गया तो 0 आ गया ना। तो बायां भाग दायां भाग बराबर हो गया और x की एक निश्चित संख्या भी आ गई, x बराबर 2। तो f भी एक समीकरण है। तो यह चर x के लिए क्या है बच्चों? समीकरण है। चर x के लिए समीकरण है। ठीक है बच्चों, f समझ में आ गया सभी के? समीकरण क्यों है? क्योंकि x का एक निश्चित मान हमें प्राप्त हो रहा है। अगर निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है तो हम उसको समीकरण नहीं कहेंगे, वो क्या हो जाती है? असमीका हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ गया? f एक समीकरण है। अब देखो g 2m लेस देन 30, 2m का मान 30 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ चर तो है m संख्या, लेकिन क्या ये समीकरण है? m का ऐसा मान बताओ जिसको 2 से गुणा करने पर 30 आ जाए। तो m बराबर देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। ऐसे बच्चों अपन संख्याएं ले सकते हैं जिनके लिए m के अलग अलग मान रखने पर 2m का मान 30 से कम हो। तो यहाँ m का कोई एक निश्चित मान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चों हम इसे समीकरण नहीं कहेंगे। तो हम लिखेंगे यह समीकरण नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? समीकरण नहीं है, क्योंकि चर का निश्चित मान नहीं है। चर का एक निश्चित मान नहीं है। बच्चों इसमें हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर भी नहीं कर सकते। जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं होगा तो उसको हम समीकरण किस प्रकार कहेंगे? इसलिए ये भी समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, जी समझ में आ गया? अब देखो h 2n + 1 बराबर 11। अब यहाँ n एक समीकरण है। अब n एक चर संख्या है। यहाँ क्या है बच्चों? n एक चर संख्या है। अब बच्चों हमें बताओ 2n + 1 बराबर 11। तो n को 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो n का ऐसा कोई मान पता है बच्चों जिसको 2 से गुणा करें और फिर 1 जोड़ दें तो 11 आना चाहिए? अगर बच्चों n की जगह हम 5 रखें, देखो बच्चों सोचना, n की जगह 5 रख के देखो, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 10 में 1 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो n बराबर 5 रखने पर 2 गुणा 5 + 1 बराबर इधर 11 है। 5 दूनी 10 + 1, 10 + 1 कितना होता है? 11। और इधर भी कितना है? 11। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई? राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब हमारा h क्या है? एक समीकरण है जिसके n बराबर 5 एक निश्चित मान है n का। तो हम कहेंगे यह चर n के लिए क्या है बच्चों? समीकरण है। ठीक है बच्चों, समझ गए? यह चर n के लिए समीकरण है। तो हमारा h क्या हो गया? समीकरण आ गया। इसी प्रकार आगे देखो i क्या है? 7 बराबर 11 गुणा 5 - 12 गुणा 4। अब बच्चों इसमें अंदर चर संख्या उपस्थित नहीं है तो हम कहेंगे यह समीकरण नहीं है। क्योंकि चर संख्या उपस्थित नहीं है। चर संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर चर संख्या भी उपस्थित नहीं है, इसलिए i एक समीकरण नहीं है। आगे देखो j क्या दे रखा है? 7 बराबर 11 गुणा 2 + p। बच्चों देखो p यहाँ क्या है? एक चर संख्या है और p का मान एक निश्चित संख्या आएगा तो ये एक समीकरण हो जाएगा। अब बच्चों देखो 11 को 2 से गुणा किया तो 11 दूना 22 होता है। अब 22 में p की एक संख्या जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो 22 में क्या करें? तो बच्चों 22 में अगर हम 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो बच्चों देखो 7 11 गुणा 2 + p है। तो बच्चों अगर p बराबर हम -15 कर दें, p की जगह क्या कर दें? -15, तो यहाँ -15 हो जाएगा। तो 7 बराबर 22 - 15, तो 7 बराबर 22 में से 15 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे। तो बच्चों बायां भाग बराबर किसके हो जाएगा? दाएं भाग के।
तो ये भी p बराबर -15 के लिए एक समीकरण बन गया। ठीक है बच्चों, अब समीकरण को देख सकते हो ना आप, जिसमें बराबर का चिन्ह हो, बायां भाग दायां भाग दिया हुआ हो, तो वह समीकरण होगा अगर उसमें एक चर संख्या उपस्थित होगी। तो हम लिखेंगे यह चर p के लिए एक समीकरण है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? चर p के लिए एक समीकरण है। जे समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे के क्या दिया हुआ है, 20 बराबर 5y। तो 20 बराबर, अब y का मान क्या रखे कि इधर 5 को गुणा करने पर 20 आ जाए। y को ऐसा मान बताओ y का जिसको 5 से गुणा करे तो 20 आना चाहिए। तो बच्चों अगर y बराबर हम रखेंगे 4, y बराबर क्या रखा, 4 रखेंगे, तो 5 गुणा 4, तो 20 बराबर 20 आ गया ना, 5 चौक 20 ही तो होता है। तो बायां भाग और दायां भाग बराबर आ गया। तो हम कहेंगे यह चर y के लिए समीकरण है। ठीक है बच्चों, चर y के लिए समीकरण है और y का मान कितना है, निश्चित 4। ठीक है बच्चों, समझ गए? के समझ में आया पहले का। अब देखो आगे एल में बायां भाग और दायां भाग बराबर कर सकते हैं क्या बच्चों? देखो इसमें चर संख्या तो दी हुई है क्यों, लेकिन इसमें ये साइन दिया हुआ है, बराबर का साइन नहीं है, इसलिए इसको दाएं भाग को बाएं भाग को क्यू के किसी मान के लिए हम बराबर नहीं कर सकते, इसलिए यह समीकरण नहीं है। तुम लिखेंगे यह है समीकरण नहीं है, क्योंकि क्यू के निश्चित मान के लिए, क्यू दिया हुआ ना चर संख्या, क्यू के निश्चित मान के लिए ये क्या होगा, इसका बायां भाग दाएं भाग के बराबर नहीं होगा, के लिए बायां भाग दाएं भाग के बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? बायां भाग दाएं भाग के बराबर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर एल समझ में आया सभी के। अब देखो आगे एम क्या समीकरण है, एम में चर संख्या क्या है, एम में चर संख्या दी हुई है जेड, लेकिन ये भी एक समीका है, सर्व समीका है, ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। तो हम लेंगे यह भी समीकरण नहीं है, यह समीकरण नहीं है। इससे कारण क्या है, जो इसमें था ना 3q/2 लेस देन 5, 3q/2 छोटा है 5 से, ये भी समीकरण नहीं है। इसी प्रकार z+12 बड़ा है 24 से, ये भी समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए? एम भी एक समीकरण नहीं है क्योंकि जेड के किसी भी मान के लिए बायां भाग और दाएं भाग को हम बराबर नहीं कर सकते। अब देखो आगे एन क्या है, 20 - 10 - 5 बराबर 3 × 5। बच्चों इसमें चर संख्या उपस्थित नहीं है, इसलिए यह भी एक समीकरण नहीं है। तो हम कहेंगे यह समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां चर उपस्थित नहीं है, चर संख्या उपस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चर संख्या उपस्थित नहीं है। एन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के एन तक के हमने सारे कर लिए हैं। अब देखो बच्चों ओ, आगे क्या आएगा, ओ में क्या दिया हुआ है, 7 - x बराबर 5। इसमें चर क्या है, x है। तो बच्चों x का कोई ऐसा मान बताओ जिसको 7 में से घटाने पर 5 आ जाए। देखो 7 में से x घटाने पर कितना आना चाहिए, 5। तो x बराबर हम रखेंगे बच्चों 2। अब 2 को देखो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया, 5। तो यहाँ बायां भाग बराबर हो गया दाएं भाग के। तो x के एक निश्चित मान के लिए जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, जिससे दायां भाग बराबर हो रहा है बाएं भाग के, तो ये क्या हो गया, समीकरण। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 2 के लिए ये क्या है, यह है, हम लिखेंगे यह है चर x के लिए समीकरण है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? क्या हो गया, यह चर x के लिए समीकरण है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है,
सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। पहले तो हमें सारणी का जो तीसरा स्तंभ है ना, चर का मान, इसके लिए जैसे y का मान निकालना है। और फिर आगे क्या पूछा है कि क्या यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता, यह भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, किताब में सबको सारणी दिख रही है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, क्रम संख्या ABCD दिखी हुई है, फिर यहाँ समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ हमें चर का मान बताना है और ये मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते, ये भी बताना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले देखो ए क्या दिया हुआ है कि 10y बराबर 80, 10y बराबर 80, यानी 10 को y से गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो बच्चों y ऐसी संख्या सोचो जिसको अगर 10 से गुणा करें तो 80 आए। तो 10 को किससे गुणा करने पर 80 आएगा, 8 से। बच्चों 10 को देखो 10 का पहाड़ा बोलेंगे तो 10 को अगर 8 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आता है, 80। तो अगर y की जगह 8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80। तो चर का मान क्या हो जाएगा यहाँ, 8 के बराबर। क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर 8, क्योंकि 8 को 10 से गुणा करेंगे तभी तो 80 आएगा ना। ठीक है बच्चों, y का मान कितना आ गया, 8। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 10। तो क्या ये 10 समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बच्चों देखो 10, y की जगह 10 रखकर देखो, 10 गुणा 10 बराबर कितना आना चाहिए, 80। तो 10 गुणा 10 कितना होता है, 100। 100 और 80 क्या बराबर होते हैं, क्या बराबर नहीं होते, इसलिए ये 10 संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसमें आएगा नहीं। समीकरण संतुष्ट है हाँ या नहीं, तो हम 10 के लिए नहीं हो जाएगा। और सही आंसर क्या आएगा, 8। सही आंसर 8 है, 10 नहीं होगा। ऐसे बच्चों 10y बराबर 80, वही समीकरण वापस आ गया। तो y का मान कितना आया, y का मान आएगा 8। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 8, तो हम लिखेंगे हाँ, 8 तो सही है हमारा आंसर, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे बच्चों तीसरे के लिए देखो 10y बराबर 80, तो चर का मान क्या है, y की जगह आएगा 8। हमने 2 बार निकाल लिया, क्योंकि y 10 को किससे गुणा करेगी, 80 आना चाहिए, 8 से गुणा करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 8 के बराबर। और यहाँ दिया हुआ है 5, तो क्या 5 सही है या गलत है, 5 के लिए क्या समीकरण संतुष्ट करेगा। क्या y की जगह 5 रखें तो 10 को 5 से गुणा करने पर क्या 80 आते हैं, नहीं आते बच्चों। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आते हैं, तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो 5 के लिए क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखो आगे 4l बराबर 20, डी क्या दे रखा है, 4l बराबर 20, यानी 4 को l से गुणा करेंगे। चर संख्या क्या है, l है, तो 4 को l से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो l का मान क्या होगा, देखो 4 का पहाड़ा बोलो, कितनी बार बोलने पर 20 आता है, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे ना, 4 पंजे 20, 5 बार बोलेंगे तब 20 आएगा। तो बच्चों l का मान कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 4 को 5 से गुणा करेंगे तभी 20 आएगा। तो l का मान हो गया 5। तो क्या l का मान 20 सही है, यहाँ समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, 20। बच्चों 20 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या है, 5 है। तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा 20। इसी प्रकार देखो अगला YL बराबर 20, तो L का मान वही 5 आ गया, क्योंकि दोनों सेम है, तो L का मान 5 आएगा। और यहाँ मान दिया हुआ है 80, तो 80 भी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ y का मान, L का मान अगर 5 होगा ना तभी समीकरण को संतुष्ट करेगा, बाकी सभी संख्याएं संतुष्ट नहीं करेगी। बच्चों आगे देखो 4l बराबर 20, तो L का मान वही 5 आ गया। और यहाँ क्या दे रखा है, 5 ही दे रखा है, तो क्या ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो 5 तो करेगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, क्या आ गया, हाँ आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो b + 5 बराबर 9, यानी चर संख्या क्या है, अब b चर है b, तो b में 5 जोड़ने पर 9 आनी चाहिए। तो किस ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़े तो 9 आ जाए। तो b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 के बराबर। तो क्योंकि 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो b का मान आ गया 4। और यहाँ कितना दिया हुआ है b का मान, 5, तो क्या 5 सही है इसका आंसर, 5 इसका आंसर नहीं है, इसलिए 5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम लिख देंगे नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, 5 संतुष्ट नहीं करेगा। जी तक सबके समझ में आ गए। अब देखो इसके आगे दिया हुआ है h क्या है, b + 5 बराबर 9। वही समीकरण है कि b में 5 जोड़ने पर 9 आना चाहिए,
तो बी का मान कितना हो जाएगा 4 के बराबर, क्योंकि 4 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा ना। तो बी का मान कितना आ गया 4। और यहाँ क्या दे रखा है मान 9 दे रखा है, तो 9 सही है क्या बच्चों? तो बी का मान 9 सही नहीं है, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये 9 नहीं करेगा। आगे देखो b + 5 बराबर 9, तो वही b का मान 4 आ जाएगा। और आगे क्या दिया हुआ है सारणी में, समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं? तो 4 समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। बच्चों देखो यहाँ जो मान लिख रहा हूँ ना, वही इनके चरों का मान है, यही मान समीकरण को संतुष्ट कर सकता है, बाकी और कोई मान संतुष्ट नहीं करेगा। आगे देखो h - 8 बराबर 5। h का कोई ऐसा मान बताओ जिसमें से 8 घटाने पर 5 आने चाहिए। सोचो बच्चों, देखो ऐसा मान h का जिसमें से 8 घटाने पर 5 आ जाए। बच्चों h का मान हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि 13 में से अगर 8 कम करते हैं तो कितने आते हैं? 5 आ जाते हैं। तो h का मान 13 है, और यहाँ कितना है h का मान? 8 के बराबर। तो क्या ये संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा? तो बच्चों हमारा ये आंसर संतुष्ट नहीं करेगा, तो 8 समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो h - 8 बराबर 5, तो यहाँ h का मान कितना आएगा? वही h का मान 13 आ जाएगा, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। आगे l में क्या दे रखा है? h - 8 बराबर 5, तो यहाँ h का मान कितना आ जाएगा? वही h का मान आ जाएगा 13 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? संतुष्ट नहीं करेगा। आगे देखो p + 3 बराबर 1, तो p + 3 बराबर 1, तो p क्या है? यहाँ चर संख्या है, तो 3 में ऐसी संख्या कौन सी जोड़े कि 1 आ जाए? अब बच्चों 3 में जोड़ने पर तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारी चर संख्या माइनस की संख्या होगी। अब बच्चों बताओ 3 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए? तो 3 में से 2 घटाने पर 1 आता है, तो हमारा p का मान कितना हो जाएगा बच्चों? -2, यानी 2 कम करना है ना, तो p का मान हम लिखेंगे -2। तो p का मान -2 आएगा, तो क्या ये समीकरण को संतुष्ट करेगा? 3, तो ये नहीं करेगा। फिर समीकरण वही है सारे, जो बच्चों सारे समीकरण वही है, तो p का मान सभी के लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ भी p का मान -2, -2, -2, -2, p का मान तो सभी सेम है। अब कौन कौन से समीकरण इनको संतुष्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे? तो क्या एक संतुष्ट करेगा? एक भी नहीं करेगा। 0 भी नहीं करेगा, क्योंकि मान तो -2 आना चाहिए ना। -1 भी नहीं करेगा, और -2 इसको संतुष्ट करेगा। तो हमारा आंसर सिर्फ -2, बाकी और कोई भी संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए सबके नहीं लिखेंगे, और जो -2 वाला है उसके हाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी के? देखो हमें एक सोच कर देखना है कि p का ऐसा क्या मान रखें कि 3 में से जोड़ने पर 1 आना चाहिए। बच्चों अब जोड़ने पर तो कम संख्या नहीं आएगी, इसलिए घटाने पर ही आएगी। तो p का मान ऋणात्मक होगा तभी हम 3 में से घटाएंगे। तो p का मान कितना कर दिया हमने? 2 माइनस के, क्यों? क्योंकि 3 में से 2 कम करेंगे तभी 1 आता है ना। तो p का मान -2 रखा, तो p का मान -2 सिर्फ इस लास्ट में है, तो ये संतुष्ट करेगा, इसमें आ जाएगा हाँ। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 11.5 के दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपके समझ में भी आएंगे। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आप शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।